इट्स मीन यहाँ से बात क्लियर हो गई कि इधर से बनने वाला इमेज क्या होगा, वेरी स्मॉल इमेज। क्या होगा जी? अच्छा, नेक्स्ट आज हमारा आर्टिकल है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। इससे प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ा, यानी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों से किस तरह की इमेज बनती है, कैसे बनती है, वो हमने ऑब्जर्व किया। उसमें टू दी पॉइंट अब ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लेंस हो और कन्वेक्स लेंस, उससे इमेज फॉर्मेशन ऑब्जर्व करनी हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको इमेज बनाने के लिए क्या किया था हमने, 3 रेज को ऑब्जर्व किया था। पहली रे जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाती है, पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था और इसको हमने प्रिंसिपल रे का नाम दिया था। एक दूसरी रे थी स्ट्रेट रे, जो कि ऑब्जेक्ट से आके टकराती है और ऑप्टिकल सेंटर में से पास होके सीधी चली जाती है और यहाँ उस रे को आगे कहीं जाके टच करती है। सिमिलरली एक और रे हमने पढ़ी थी ऑब्लिक रे, ऐसी रे जो लेंस से पहले वाले प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है और लेंस से जाके टकराती है, टकराने के बाद इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमने पढ़ा था, याद है? जहां तीनों रेज मिलेंगी वहां पर क्या मिलता है, इमेज। एक और चीज हमने नोट की थी कि अगर प्रिंसिपल रे, स्ट्रेट रे और ऑब्लिक रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेंगे तो बनने वाली इमेज इन्वर्टेड होगी। एक और पॉइंट कहा था कि अगर यही तीनों रेज ऊपर कहीं मिल जाती तो हम क्या कहते हैं, बनने वाली इमेज इरेक्ट है। ये हमने इमेज फॉर्मेशन की यहाँ से पहचान की थी। अब इसी चीज़ को सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस में डिफरेंट केसेस के अंदर। डिफरेंट केसेस क्या है? केस नंबर 1 है हमारे पास When object is at infinity। अच्छा, ये केसेस क्यों जरूरी हैं? अगर आपको ये आज वाला टॉपिक समझ आ गया तो इसमें हमने आगे 5 आर्टिकल पढ़ने हैं, 5 से 6 आर्टिकल, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तकरीबन 70 to 80% आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में पहली एप्लीकेशन है कैमरा, ऐसे या नहीं है? सेकेंड एप्लीकेशन है स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, और थर्ड एप्लीकेशन है फोटोग्राफ इनलार्जर, फोटोग्राफ एनलार्जर, और फोर्थ एप्लीकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप है, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, और फिफ्थ है जी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके बाद नेक्स्ट है टेलीस्कोप। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक आपको आज के लेक्चर में 60 to 70% क्लियर हो जाएं तो आपको आज वाला लेक्चर अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इन सारे टॉपिक के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है और उससे मिलने वाली इमेज कहाँ जाके बनती है। अगर आज वाले लेक्चर में ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो कैमरे वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे सिर्फ आपको कैमरे की डेफिनेशन करनी होगी और कैमरे की कंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी कि वो बनता किस चीज़ से है। बाकी जो उसके अंदर होगा कि कैमरे के अंदर ऑब्जेक्ट को फलां जगह पे रखा जाए, बनने वाली इमेज यहाँ बनेगी, वो आपको आज के टॉपिक अगर समझ आ गया तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हम स्लाइड प्रोजेक्टर में भी ऐसे होगा, स्लाइड प्रोजेक्टर की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद अगला जो पोर्शन होगा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और इमेज कहाँ बनेगी, वो ये आज वाले केस में क्लियर होना है। इसके अंदर भी वैसे, इसमें भी सिंपल माइक्रोस्कोप में भी सेम उस तरह, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी सेम वैसे होगा और टेलीस्कोप में भी। तो अगर आपने ये सारे आर्टिकल्स तकरीबन 60 to 70% अंडरस्टैंड करने हैं तो आज वाला लेक्चर आपने गौर से सुनना है, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 आपकी बुक के अंदर नहीं है। वो क्या केस है? केस है जी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी।
अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ, ये केस बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने जो टेलीस्कोप वाला टॉपिक पढ़ना है, टेलीस्कोप के जरिए हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो हमसे इन्फिनाइट डिस्टेंस से पड़ी होती है। तो इसलिए बजाय हम वहाँ जाके नए सिरे से इन केसेस को पढ़ें, तो इन्हीं केसेस को आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर पड़ा हो तब क्या होगा, पहला केस। दूसरा केस हम ये ऑब्जर्व करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमने ये ऑब्जर्व करना होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f से परे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तब क्या होगा, ये हमने सेकंड केस में ऑब्जर्व करना है। थर्ड केस इस तरह पढ़ेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, चौथा केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, पांचवा केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, और छठा केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o। टोटल पढ़ेंगे 6 केस, जबकि हमारी बुक के अंदर 5 केसेस हैं। फिलहाल पहले ये 2 केसेस पढ़ लेते हैं। इन 2 केसेस के अंदर मैं ये लेंस बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक लेंस आ गया, कन्वेक्स लेंस, और यहाँ भी मैंने कन्वेक्स लेंस बना लिया। समझ आ गई बात। कन्वेक्स लेंस में सबसे पहली चीज़ आप क्या बनाएंगे, अपर्चर। ये यहाँ पर मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी, ये डॉटेड लाइन क्या है, अपर्चर। सिमिलरली यहाँ भी मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी, और ये डॉटेड लाइन किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, अपर्चर की। अपर्चर के बाद नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है जी। नेक्स्ट क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, ऐसी थी ना, तो हमने इन दोनों केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब मैंने लास्ट आर्टिकल में आपको बताया था कि हर लेंस का प्रिंसिपल फोकस होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जेक्ट के साइज, इस पे लेंस के साइज पर। अगर लेंस का साइज होगा छोटा तो प्रिंसिपल फोकस करीब होगा, अगर लेंस का साइज बड़ा होगा प्रिंसिपल फोकस दूर होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्व करेंगे। बहरहाल फर्ज कर लेते हैं इन जनरल के ये जो है हमारे पास, इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ f यहाँ पर मौजूद है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो उतने ही 10 सेंटीमीटर पर नेक्स्ट क्या होगा, 2f। सिमिलरली यहाँ मैं f बना लेता हूँ, और उतने ही 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 2f। सेम इसी तरह यहाँ पर आ गया जी ये f, और इसी जगह क्या आ गया जी 2f। सिमिलरली यहाँ बिल्कुल मैं इसके सामने f बना लेता हूँ यहाँ पर, और इस जगह बना लेता हूँ 2f। फिलहाल हम ये पहले 2 केस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, इन 2 केसेस में पहला केस क्या कहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, इन्फिनाइट पॉइंट पर। इन्फिनाइट पॉइंट का मतलब इस 2f से कहीं पर जाके पड़ा हो, बहुत दूर पड़ा हुआ होगा। अब जब इन्फिनाइट पॉइंट पर यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हो बहुत दूर, तो यहाँ से हमें ऐसा लगेगा कि आने वाली जो रेज है ना, वो यहाँ से यूं आ रही हैं, इस तरह से। कैसे आ रही हैं, यूं। और वो आ कैसे रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। कैसे आ रही होंगी, पैरेलल ही आ रही होंगी। और उसके अंदर पहली रे मैं बना लेता हूं ये वाली, ये इसमें से तकरीबन ऑप्टिकल सेंटर में से पास करा के ये यहाँ चले गए। पहली रे मैंने ये बना दी। दूसरी रे जो आएगी वो मैं यहाँ बना लेता हूँ, चूँकि इन्फिनाइट रेज यहाँ से आ रही होंगी। दूसरी रे यहाँ से आते हुए ऑलमोस्ट यहाँ जाके टच कर जाएगी। तीसरी रे बना लेता हूँ। इन्फिनाइट रेज बना सकते हैं, लेकिन उसमें से आपने कितनी पिक करनी होगी, अपनी मर्जी की 2 या 3, जिससे आप इमेज फॉर्मेशन आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनाइट पर, कहाँ होगा, इन्फिनाइट पर, आने वाली रेज कहीं इन्फिनाइट से नजर आएंगी, और ऐसा लगेगा कि वो सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, और वो कहाँ जाके मिलेंगी, f पर जाके मिलेंगी। तो आप यहाँ से ये कहेंगे कि when object is at infinity, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज पहले नंबर पर एट f, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूंकि ये तीनों रेज, सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही हैं, तो कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड। अच्छा, चूंकि ये सारी रेज हकीकी तौर पर मिल रही हैं, तो कौन सा होगा, रियल इमेज। तो यहां पर आ जाएगा रियल इमेज। ठीक हो गया। और ये वाला जो इमेज है
ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत छोटा है। अगर आप एक सूरज को टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो क्या टेलीस्कोप उस सूरज की इमेज उतनी ही दिखाएगी जितना सूरज का साइज है? नहीं, सूरज हमारी ज़मीन के मुकाबले में हज़ारों गुना बड़ा है। यानी हमारी ज़मीन का साइज़ है 12,800 किलोमीटर डायमीटर है उसका, 6400 किलोमीटर रेडियस है ना उसका, तो रेडियस प्लस रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं? डायमीटर। तो 12,800 किलोमीटर डायमीटर है। अगर आप अपनी ज़मीन को देखें कैमरे के अंदर या टेलीस्कोप के अंदर तो उसका साइज़ 12,800 से छोटा बनाता है। इट्स मीन यहाँ से बात क्लियर हो गई कि इधर से बनने वाला इमेज क्या होगा? वेरी स्मॉल इमेज। क्या होगा जी? खाली स्मॉल नहीं लिखना, वेरी स्मॉल इमेज। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको अगर याद हुई तो जब हम ये टेलीस्कोप वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% ये पोर्शन कवर हो जाएगा, जहाँ ये चीज़ हमें याद रखनी होगी और इमेज फॉर्मेशन भी यहाँ से क्लियर हो गई है। तो ये आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f में पड़ा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ कही क्या है कि यूज़ कहाँ पर होगा? टेलीस्कोप में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये टेलीस्कोप में इसकी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f का मतलब है कि वो 2f से काफ़ी दूर तो नहीं है, थोड़ा सा दूर है, यानी थोड़ा सा परे पड़ा हुआ है। फर्ज किया कि मैंने यहाँ पर इस जगह ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट है। अब सेम उसी तरह क्या करना है? 3 रेज लेनी है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल रे और ऑब्लिक रे। 3 रेज मैं बना रहा हूँ। पहली रे ये आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल रे, और उसके बाद सेकंड रे क्या आ गई? स्ट्रेट रे, और थर्ड रे क्या आ गई हमारे पास? ऑब्लिक रे। इसमें से पास हो गई। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे आपको देखें इस वीडियो में भी नज़र आ रहा है, उसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके जाते हैं तो बनने वाली इमेज जो आगे की तरफ शिफ्ट होती है और बड़ी होती जाती है। ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं और जैसे कि आपकी वीडियो में भी नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर देखें, यहाँ से अब ये इमेज पहली रे कहाँ से जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन किस में से पास होनी है? प्रिंसिपल फोकस में से गुजर गई। दूसरी रे बिल्कुल सीधी चली गई, और उसके बाद थर्ड रे यहाँ से आके बिल्कुल इसके पैरेलल होके यहाँ से यूँ चली गई। जहाँ ये रेज मिलेंगी उस जगह पे हम क्या कहेंगे? और ये ऑलमोस्ट तकरीबन 2f और f के दरमियान जाके बनती है, ऑलमोस्ट इस जगह पे बनती है, बिटवीन f एंड 2f। और इसका साइज देखें इसके मुकाबले में बड़ा है ना। तो अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? इस इमेज की प्रॉपर्टीज में आप कहेंगे कि इससे बनने वाली इमेज कहाँ होगी? बिटवीन f एंड 2f। दूसरी चीज क्या होगी कि ये इन्वर्टेड है और ये क्या है? इन्वर्टेड है ये भी। और तीसरी चीज क्या होगी? ये रियल है, जहां भी रियली यहां से रेज मिल रही है तो ये क्या होगी? रियल इमेज। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी? लार्ज इमेज होगी। ठीक है। अब इतनी लार्ज भी नहीं होगी, बड़ी जरूर होगी लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, वो इस f के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ी होगी। ठीक है, या इसको आप बल्कि इसके मुकाबले में छोटी है, स्मॉल है, लार्ज नहीं है। इस पहले वाले केस के मुकाबले में बड़ी हो गई है लेकिन अभी स्टिल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में फिलहाल ये छोटी है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है, अगरचे इस केस में जो इमेज बनी थी उससे बड़ी है लेकिन इसके ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी है। तो ये हमारे पास आ गया केस नंबर 2। और ये केस नंबर 2 जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये आपकी पहली एप्लीकेशन होगी कैमरा के अंदर इस्तेमाल होगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन आप लेंस में कैमरा वाली एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो कैमरे वाली एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे कि ये यही वाला केस होगा कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा जाएगा कैमरे की कंस्ट्रक्शन के बाद, तो बनने वाली इमेज बिटवीन f एंड 2f होगी। ऐसी डायग्राम बनाएंगे, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज होगी। तो ये चीज़ भी वहाँ पे हमने पढ़नी है। तो ये 2 केसेस हमारे पास हो गए, कैमरे के अंदर और टेलीस्कोप के अंदर। अब तीसरा केस देख रहे हैं, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। केस नंबर 3 अब क्या है कि अब हमने ऑब्जेक्ट को 2f पर ले आना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। और केस नंबर 4 क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। केस नंबर 4 में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद
नेक्स्ट यहां देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तब सेम उसी तरह 3 रेज बनानी है। पहली रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से जाके किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। ये प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गई, ऑलमोस्ट यहाँ चली गई। उसके बाद सेकंड रे स्ट्रेट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी और ये सीधी चली गई, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट आएगी जो कि प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। प्रिंसिपल फोकस में से पास होने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी चली जाएगी यहाँ। अब जहाँ ये तीनों रेज मिल रही हैं इनको हम आपस में मिलाकर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। तो अब यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ से बनने वाली इमेज कैसी होगी। एक तो पहले नंबर पर ये बनने वाली इमेज एट 2f होगी, ऐसे ही ना। उसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टेड होगी, उसके बाद रियल होगी, उसके बाद इक्वल इन साइज या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास आ गई सेम साइज वाली। अच्छा, इस केस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, है कोई आइडिया? इस केस को हम इस्तेमाल करते हैं, इस केस को इस्तेमाल किया जाता है फोटोकॉपीइंग रिडक्शन कैमरा के अंदर, जिसके अंदर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आगे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी इमेज भी ऑलमोस्ट उतनी ही हमें मिले। तो इसको हमने किस में इस्तेमाल करना होगा, रिडक्शन कैमरा के अंदर, या फोटोकॉपीइंग कैमरा कह सकते हैं इसको, फोटोकॉपीइंग कैमरा। ये एप्लीकेशन वैसे आपकी बुक के अंदर नहीं है, फोटोकॉपीइंग कैमरा आपकी बुक में नहीं है। उसके बाद है केस नंबर 4। केस नंबर 2 था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब केस नंबर 4 देखने हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, इज बिटवीन f एंड 2f। अब क्या करें, अगेन उसी तरह 3 रेज बनाएं। पहली रे कहाँ जानी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस में से पास हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजर के जाए, ये यहाँ के प्रिंसिपल फोकस में से गुजर के चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, स्ट्रेट रे जो कि इसमें से गुजरी, इसमें गुजरने के बाद कहाँ चली गई, सीधी चली गई। यह मैंने इसको सीधा शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रे कौन सी होगी, ऑब्लिक रे, जो कि प्रिंसिपल फोकस में से पास करानी है। प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई, प्रिंसिपल फोकस में से पास होने के बाद इसमें से जब रिफ्रैक्ट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके जहां ये वाली रेज है वहां जाके ये मिल जाएगी। जहां ये रेज जाके मिलेंगी उस जगह पर आपने क्या ऑब्जर्व करना है, इमेज फॉर्मेशन है। अब चूंकि यहाँ पर तीनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही हैं तो बनने वाला इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। बनने वाला इमेज बियॉन्ड 2f से परे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, उलट है, इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि बनने वाला इमेज रियल है। और चौथा पॉइंट आप क्या कहेंगे कि अब इसका साइज इससे बढ़ चुका है तो लार्जर इमेज इज फॉर्म, इससे बड़ी इमेज बनेगी। एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे हम केस आगे पढ़ते जा रहे हैं बनने वाला इमेज पिछले केस की निस्बत बड़ा है, लेकिन आपने यहाँ लार्ज इमेज या स्मॉल इमेज को किस पॉइंट ऑफ से डिसाइड करना है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ से। पिछले केस वाली इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड नहीं करना। इन जनरल अगर कहा जाए तो आप ये कहेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव कर रहे हैं बनने वाली इमेज लेंस से परे होती जा रही है और बड़ी बनती जा रही है। अब इस केस को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इस केस को इस्तेमाल करेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर वाले केस में, जहां आपने प्रोजेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि सिनेमा वगैरह, थिएटर वगैरह के अंदर आपने ये कंसेप्ट यूज़ करना होता है। तो ये कहाँ होगा, पहले नंबर पर इसमें थिएटर में, सिनेमा थिएटर में। और हमारी बुक के अकॉर्डिंग कहाँ इस्तेमाल होगा, स्लाइड प्रोजेक्टर। यही स्लाइड प्रोजेक्टर ही कहाँ इस्तेमाल हो रहा है,
सिनेमा में या थिएटर वगैरह के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगली एप्लीकेशन क्या, फोटोग्राफ इन लार्जर। ये भी कौन सा केस होगा, यही वाला केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। तो ये भी आ जाएगा फोटोग्राफ इन लार्जर। अब ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो हर आने वाला अगला टॉपिक आपके लिए आसान होता जाएगा। अगर ये आज वाली ये चीज़ें याद नहीं, केसेस याद नहीं होंगे तो उसके लिए अगले आने वाले टॉपिक्स में आपको फिर हर एक टॉपिक में नए सिरे से चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और हर टॉपिक के अंदर इमेज से रिलेटेड MCQs पूछी जाएंगी। ये कहा जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f देन नेचर ऑफ इमेजेस, तो वहाँ लिखा गया हो इन्वर्टेड रियल सेम साइज लिखे गए हो। तो अब जब आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आप उसको टिक कर पाएंगे। तो यहाँ भी आपने याद रखने, MCQ के लिए भी याद करना है और इन तमाम टॉपिक को स्टडी करते हुए भी हमें ये याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितने केस कंप्लीट हो गए, 4 केस कंप्लीट हो गए। अच्छा नेक्स्ट हमारा केस नंबर 5 है कि when object is at f। अब हमने उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके कहाँ रख दिया, f पर रख दिया, at f। सिमिलरली लास्ट केस है केस नंबर 6, when object is between f and o, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हमने अब ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो इसके दरमियान हमने रख दिया इस जगह पर। अब हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेनी है, क्या होगा यहाँ पे। पहला केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, f पर क्या होगा, सेम वही चीज़ है। पहले नंबर पर क्या बनाए जी, प्रिंसिपल रे। प्रिंसिपल रे यहाँ से आई, लेंस से कन्वर्ज होने के, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई और ये सीधी चली गई। सिमिलरली सेकंड रे स्ट्रेट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई और ये भी सीधी चली गई। अब मैथ का असूल है कि जब दो रेज एक दूसरे के आमने सामने हों, पैरेलल चलें, तो क्या वो कहीं जाके एक दूसरे को मिलेंगी, नहीं मिल सकती। तो ये रेज चूंकि एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इमेज क्या कहेंगे, नो इमेज इज फॉर्म्ड। इस केस में कोई इमेज ही नहीं बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसकी जब इमेज नहीं बननी तो हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस नहीं कर सकते। लास्ट केस आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o, जब ऑब्जेक्ट को f और o के दरमियान रख दिया। अब f और o के दरमियान रखें, अच्छा यहाँ ऑब्लिक रे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस पे ही लाइट वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें से उस रे को पास होना था, इसलिए हमने सिर्फ कौन सी बनाई है, 2 रेज ही बनाई है। आगे जो केस होगा उसके अंदर भी सिर्फ 2 रेज ही लेंगे क्योंकि वहां प्रिंसिपल फोकस अब उसके पीछे रह गया। इसके अंदर अब पहली रे क्या होगी, इससे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये एफ में से पास हो गई। उसके बाद नेक्स्ट रे ये हमारे पास और ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर सीधी चली गई। गौर करें ये 2 रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये वाली 2 रेज एक दूसरे के पैरेलल थी। इसका मतलब ये 2 रेज भी कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी। इट्स मीन इसका चांस तो बिल्कुल है ही नहीं। अब अगर इनको पीछे एक्सटेंड करके देखें तो हमें लगता है कि ये पीछे कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मिलेंगी। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, ये यहाँ एक्सटेंड कर दिया, इधर से इसको पीछे यहाँ एक्सटेंड कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ जाके मिल रही हैं। और ये रेज चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिली हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिलेंगी क्या होगा, इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ इरेक्ट इमेज बन रही है। अच्छा इनको एक्सटेंड कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। अगर इनको एक्सटेंड करूँ क्या होगा, चूंकि ये हैं ही पैरेलल, आगे भी पैरेलल हैं तो पीछे भी पैरेलल जाएंगी। इसका मतलब है कि इससे ना पीछे इमेज बन रही है ना ही आगे इमेज बन रही है, नो इमेज इज फॉर्म्ड। इस केस में क्या है, यहाँ तो इमेज नहीं बन रही चूंकि ये रेज दूर जा रही हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हमने जब पीछे एक्सटेंड किया तो हमें लगा कि ये किसी एक पॉइंट से निकलती हुई नजर आ रही हैं। सीम्स टू अपीयर एट अ पॉइंट, तो सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर ये मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इस जगह पर क्या बन गई, इमेज बन गई। अब इसके केसेस में क्या लिखेंगे, यहाँ से बनने वाली इमेज कैसी है, पहला पॉइंट कि ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाली ही साइड पर है। ठीक है, और दूसरी चीज या ये भी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के पीछे है,
वहाँ जितनी भी इमेज बनी थी वो ऑब्जेक्ट के या लेंस के सामने बनी थी, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ लेंस, सारी इमेजेस जो इससे पहले हमने केसेस पढ़े हैं। और इस केस में तो वैसे इमेज ही नहीं बन रही, इस केस में दो पॉसिबिलिटीज कह सकते हैं, एक ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ये भी कहा जा सकता है। दूसरी चीज, और दूसरा क्या कहेंगे कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या बिहाइंड द लेंस, यहां लफ्ज के इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या फिर बिहाइंड द लेंस। तीसरा पॉइंट क्या होगा, क्या इससे बनने वाली इमेज रियल होगी? नो। क्यों? क्योंकि हम इनको खुद एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इससे बनने वाली इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। अच्छा, इससे बनने वाली इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। क्यों? क्योंकि तमाम रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रही हैं, तो इरेक्ट इमेज बनेगी। उसके बाद ये बनने वाली इमेज कहाँ जा रही है? बियॉन्ड 2f, ऑन द बिहाइंड, बल्कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट और लेंस के बाद और क्या कहेंगे? बियॉन्ड 2f। तो यहां पर आप कहेंगे बियॉन्ड 2f, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इस केस को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इस केस को इस्तेमाल करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में, इस केस को इस्तेमाल करेंगे आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कहाँ पर? मैं यहाँ सारे पॉइंट लिख रहा हूँ। पहले नंबर पर इसको यूज करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो किस्म के लेंस लेंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होगा आई पीस। तो यहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिमिलरली टेलीस्कोप में भी दो लेंस इस्तेमाल करेंगे, एक लेंस होगा हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्टिव और एक होगा हमारे पास आई पीस। तो इसको भी हम क्या करेंगे? आई पीस ऑफ टेलीस्कोप में इस्तेमाल करेंगे, आई पीस ऑफ टेलीस्कोप में इसको यूज करेंगे। अब ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इन तमाम चीज़ों को अब हम एक टेबल के अंदर सम अप करना चाह रहे हैं ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। तो ये टेबल आप लोग बना लें। इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। उसके बाद थर्ड होगा नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नोयत कैसी है। उसके बाद लास्ट कॉलम है एप्लीकेशंस, इसको किस किस टॉपिक में या कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा, इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल कितने केस पढ़े हैं? 6। तो मुझे 6 इस तरह रोज़ बनानी है। ये जी मैंने 6 रोज बना ली। अब सबसे पहला केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? इन्फिनिटी पर, ऐसे ही था ना। केस नंबर 2 था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। केस नंबर 3 क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। केस नंबर 4 था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f या 2f एंड f भी कह सकते हैं। केस नंबर 4 क्या था? ये 5 एट f। और केस नंबर 6 क्या था? बिटवीन f एंड o यानी ऑप्टिकल सेंटर। और बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं बिटवीन f एंड लेंस, ये भी बाज़ औक़ात कहा जाता है। ये हमारे आगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। उसके बाद है इमेजेस की पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इमेजेस की पोजीशन ऑब्जर्व करने के लिए पहले नंबर पर चूंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ? इन्फिनिटी पर, तो इससे बनने वाली इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ थी? एट f थी, f पर बनी थी। उससे अगले केस में बनने वाली इमेज कहाँ थी? बिटवीन f एंड 2f। उसका जो अगला केस था एट f पर हमने जो इमेज ऑब्जर्व की थी वो कहाँ थी? एट 2f। नेक्स्ट केस में बिटवीन f एंड 2f था, तब क्या ऑब्जर्व की थी हमने? ये बियॉन्ड 2f, 2f से परे। उससे अगले केस में क्या थी? जब f पर था बनने वाली इमेज नहीं बन रही थी, नो इमेज इज फॉर्म। जब इमेज नहीं बन रही थी तो इसकी कोई नेचर नहीं होगी और ना इसकी कोई आप एप्लीकेशन में लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे नो इमेज इज फॉर्म,
यहाँ आ गया कि इससे कोई इमेज नहीं बनती। और लास्ट केस हमने पढ़ा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के दरमियान ऑब्जेक्ट था, तो बनने वाली इमेज की पोजीशन कहाँ थी? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या क्या लिख सकते हैं? लेंस भी लिख सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर देखा जाए तो ये इस साइड पर भी कहाँ बनी थी? बियॉन्ड 2f बनी थी। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बट बियॉन्ड 2f से परे थी। ये हो गई हमारे पास इमेजेस की पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेचर ऑफ इमेज। इमेज की नेचर क्या होगी? इमेज की नेचर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इमेज की नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए अब सबसे पहले नंबर पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज f पर बनी थी, तो उसकी नेचर कैसी थी? बताएं जी। पहले नंबर पर वो रियल थी, ऐसे ही था ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या थी? इन्वर्टेड थी। तीसरे नंबर पर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। ठीक है। अब अगर बियॉन्ड 2f हो तो उससे बनने वाली इमेज कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद स्मॉल लिखेंगे, वेरी स्मॉल नहीं लिखेंगे, यानी वो इससे तो बड़ी थी ना, इस वजह से हम स्मॉल लिखेंगे, वेरी स्मॉल नहीं आएगा। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, इमेज इज एट 2f, तो बनने वाली इमेज कैसी थी? रियल थी, इन्वर्टेड थी, और उसके बाद सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर थी। यह आ गया हमारे पास अगला केस। नेक्स्ट केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, तो बनने वाली इमेज कहाँ थी? बियॉन्ड 2f थी। और किस तरह की थी? ये हमारे पास रियल थी, रियल के बाद इन्वर्टेड थी, इन्वर्टेड थी, और उसके बाद लार्जर थी, बड़ी थी लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी। यानी आप लार्जर लिखेंगे, वेरी लार्ज नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखें, बाज़ औक़ात MCQ आती है, उस MCQ में वेरी स्मॉल की जगह डिमिनिश्ड लफ्ज़ लिखा होता है, तो आपने इसको भी वेरी स्मॉल या स्मॉल के केस में रखना है। यहाँ भी डिमिनिश्ड लिखा हुआ आ सकता है। सिमिलरली यहाँ लार्ज की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नीफाइड लिखा हुआ आ जाता है। तो मैग्नीफाइड का मतलब भी लार्ज होगा, या इन लार्ज भी लिखा हुआ आ जाता है बाज़ औक़ात लफ्ज़, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। लार्ज, इन लार्ज, मैग्नीफाइड, तीनों का एक ही मीनिंग है। उसके बाद लास्ट केस है कि अगर f और o के दरमियान बनने वाली इमेज कैसी थी? विर्चुअल, चूँकि वो हकीकी तौर पर रेज नहीं मिल रही थी। बनने वाली इमेज कैसी थी? इरेक्ट। और उसके बाद बनने वाली इमेज क्या थी? वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज थी, वेरी लार्ज, यानी इसको हम क्या नाम देंगे? मच मैग्नीफाइड। वेरी लार्ज का मतलब मच मैग्नीफाइड, मच मैग्नीफाइड आ गया जी। ये आ गए जी हमारे पास नेचर्स। एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे अब? इसकी एप्लीकेशन क्या थी? टेलीस्कोप। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास? ये बियॉन्ड 2f वाली कैमरा के अंदर पहली एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट एट 2f, इसमें क्या था? फोटो कॉपीइंग कैमरा, फोटो कॉपीइंग कैमरा। उसके बाद नेक्स्ट f एंड 2f वाली कहाँ थी हमारे पास? फोटोग्राफ इन लार्जर में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रोजेक्टर। उसके बाद फोटोग्राफ एंड लार्जर। और तीसरी एप्लीकेशन भी है, इसको ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। कहां पर? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी। ये तीन एप्लीकेशन है, तीन टॉपिक में ये एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी। लास्ट है जी हमारे पास बिटवीन एफ एंड ओ, तो इसको हमने कहाँ यूज करना है? सिंपल माइक्रोस्कोप में। उसके बाद आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड
टेलीस्कोप। ये आ गई जी हमारे पास लास्ट इसका पोर्शन। तो इसमें अगर कोई आपको सवाल है तो पूछ लें।